नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्कर देसाई। साहित्य मोड़ इस YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके सामने हरिशंकर परसाई जी की एक कहानी चांद पर नहीं जा सका ये सुनाने जा रहा हूँ। आर्मस्ट्रॉन्ग पहला आदमी नहीं था जो चांद पे गया था। जिस प्रेमी ने पहली बार प्रेमिका के मुख को चांद कहा था, वो चांद को घूम फिर कर देख आया था। उसकी प्रेमिका के चेहरे पर चेचक के गड्ढे थे। वो पास से चांद को देखाया था, इसलिए वो बोला, तुम्हारा चेहरा चांद की तरह है। प्रेमिका ने यही से चांद को देखा था। वो खुश हो गई। अगर वो भी पास से देख लेती तो। इधर कवि परेशान है कि चांद की पोल खुल गई। जिससे सुंदरी के मुख की उपमा देते थे, उस पर ज्वालामुखी है। तो क्या हुआ? क्या हर सुंदरी ज्वालामुखी नहीं होती? अकवि को कोई शिकायत नहीं। वो चांद को अंतरिक्ष के शरीर पर मवाद भरा फोड़ा कह ही रहा है। देवनागरी लिपि से अंग्रेजी का उच्चारण करने वाले शास्त्री जी ने कह रहे थे, कोई खास चमत्कार नहीं हुआ है। हमारे यहाँ इससे बड़ा काम त्रेता में हो चुका है। अरे ये तो चंद्र है। हनुमान जी ने तो सूर्य को लील किया था। मैंने पूछा, सूर्य को ही क्यों? शास्त्री जी ने कहा, उन्हें गर्म नाश्ता पसंद था। ही लाइक्ड इट हॉट। मैंने कहा, फिर उगल क्यों दिया? कहने लगे, फूंक कर नहीं पिया था हॉट पोटैटो। चांद पर जाने का इरादा मेरा भी था, फिर अलाली आ गई। अमर होने इतनी दूर नहीं जाएंगे। 3 लाख किलोमीटर की दूरी और 8 दिनों का सफ़र। कोई चतुर आदमी इतनी दूर अमर होने नहीं जाएगा। आप उधर जाइए और इधर आपकी कैजुअल लीव मंजूर ना हो तो। आप उधर गए हैं और इधर विश्वविद्यालय में कोई और रीडर हो जाए। आप चंद्रमा में हैं और इधर आपकी प्रेमिका को कोई और पटा ले। वो उससे कहे, पगली, दूसरे मोहल्ले का तो भरोसा है नहीं, दूसरे नक्षत्र का क्या भरोसा। और फिर वहाँ चांद में एक से बढ़कर एक होगी। किसी को लेकर आएगा वो। स्त्री प्रैक्टिकल होती है। फिडेल कास्त्रो उधर क्रांति में लगा था, इधर बीबी ने उसे तलाक दे दिया। क्रांति बिना सब ठीक है मियाँ, कोई दूसरा कर लेगा। तुम तो सीधे से बच्चों को पालो। पप्पू की शर्ट फट गई है। चांद में जाओ चाहे क्रांति में, दुनियादारी नहीं छोड़ती। पहला स्पुतनिक छूटने के पहले एक इतालवी कहानी पढ़ी थी, चांद से वापसी। एक आदमी चांद्रयान बना लेता है और चांद पे पहुंच जाता है। वहाँ साक्षात स्वर्ग है। वो परम आनंद में लीन है, सुध बुध खो देता है। यकायक उसे याद आता है, परसों तो इनकम टैक्स की पेशी है। वो फौरन यान चालू करता है और घर लौट आता है। लोग पूछते हैं, कैसा है चांद? कहता है, बिल्कुल स्वर्ग। लोग कहते हैं, फिर इतने जल्दी वापस क्यों लौट आए? जवाब देता है, कल इनकम टैक्स की पेशी है ना। ये कमबख्त इनकम टैक्स स्वर्ग से भी आदमी को खींच लाता है। स्वर्ग में इनकम टैक्स लगता हो और नर्क में नहीं, तो कम से कम मैं तो नर्क में रहना पसंद करूंगा। आप अपनी जाने। स्वर्ग वही है जहां इनकम टैक्स का कोई झगड़ा न हो। प्राचीन काल में लोग इतना तत्वचिंतन कर लेते थे। अगर तब इनकम टैक्स की मुहकमा होता तो वो तत्वचिंतन छोड़कर हिसाब बनाने में ही अपनी त्रिकालदर्शी बुद्धि खर्च कर देते।
वेद व्यास जी, क्या महाभारत लिख रहे हो? नहीं वत्स, गणेश जी से इनकम टैक्स भरवा रहा हूँ। मैं अमर होने इतनी दूर और ऐसी जगह नहीं जाता। मेरे घर से कुल 100 गज की दूरी पर अमर होने की संभावना पैदा हो गई है। बगल में एक ओमती नाला बहता है जो बरसातों में गोमती बनने का हौसला रखता है। हर बरसात में एक दो बार हम किनारे बसने वालों के दरवाजे पर आकर निकाल देने की धमकी देता है, लेकिन हम भी बेशर्म हैं। इस नाले पर एक पुल बना गया है, कुल 100 गज दूर। पुल लोगों के सुविधे के लिए बनाया गया है, मगर दुष्ट लोग कहते हैं, देख लेना, इधर के खाली प्लॉट में बड़े का मकान बनेगा। ऐसा न होता तो पुल बनता ही क्यों? इस देश में आदमी की मानसिकता ऐसी कर दी गई है कि अगर उसका भला भी करो तो उसे शक होता है किसी और का भला किया गया है। मैं लालच से इस पुल को देखता रहता हूँ। आखिर इस पुल का कोई तो नाम होगा। इस नाले पर एक लोहे का और पुल है। लोहे का होने के कारण उसका नाम लोहिया है। डॉक्टर लोहिया अगर कुछ भी नहीं करते तो भी उन्हें ये पुल अमर कर देता। शहर में बेईमानों के नाम की सड़कें हैं। कॉरपोरेशन ने एक बार जब सड़कों के नाम रखे तो कुछ अच्छी सड़कें छोड़ दी। मैंने पूछा तो किसी ने बताया कि ये सड़कें कुछ खास सदस्यों ने अपने लिए छोड़ रखी है। ये नाम के लिए उनके मरने की राह देखेगी। ये भी अजब बात है। नाथ जीवित है तो सड़क विधवा है, मर जाएंगे तो सधवा हो जाएगी। एक म्युनिसिपल अध्यक्ष ने अपने नाम का स्तंभ सड़क पर बनवा लिया था। रिक्शे साइकिलें टकराते तो उन्हें गाली पड़ती। कमबख्त बीच सड़क पर अड़ा हुआ है। गाली खाकर अमर होना भी एक तरीका है। मैं इस पुल के सहारे अमर होना चाहता हूँ। कोई नाम इसका अभी तक रखा नहीं गया। परसाई पुल कैसे रहेगा? उच्चारण में अच्छा, अनुप्रास भी नहीं, मगर हो कैसे? लोगों को पुल पर से निकलते देखता हूँ और हाय करता हूँ कि कहीं ये जान पाते कि ये मेरे नाम का पुल है। कैसे अपना इस पर नाम चिपकवा लूँ? चाहता हूँ यहाँ कोई दुर्घटना हो जाए, उसकी खबर अखबारों में आ ही जाएगी। मैं पत्रकार मित्रों से कहूँगा, यारो, ज़िंदगी में एक एहसान मांगता हूँ, बस ये छाप दो, दुर्घटना परसाई पुल पर हुई थी। सारा शहर इस पुल की तलाश करेगा, अपना नाम चिपक जाएगा। यो मैं मानवतावादी हूँ, सबका भला चाहता हूँ, पर मामूली चोट वाली दुर्घटना मांगता हूँ तो कोई ज़्यादा नहीं मांगता। कुछ नहीं हो रहा है। उस दिन बाढ़ में कई पुल डूब गए। ये बदमाश नहीं डूबा। डूब जाता तो अखबारों में छपवा देता। तिलवरा घाट, गौर, हिरन आदि के पुल तो डूबे ही, परसाई पुल भी डूब गया। कुछ दिन और इंतज़ार करता हूँ। कुछ नहीं हुआ तो मैं ही कोई छोटी मोटी दुर्घटना का इंतज़ाम करूँगा। बिना खतरा उठाए आजकल अमर होना अपने भाग्य में शायद नहीं है। यो पुल अमर कर देगा इसकी भी निश्चित नहीं है। न जाने कब टूट जाए और मेरा नाम ले डूबे। इस देश में पुल बनाने की एक नई तकनीक चल पड़ी है, जिसमें सीमेंट की जगह ईमान का इस्तेमाल होता है।
और ईमान अच्छी क्वालिटी का अभी नहीं बनता। इसलिए निर्माण के बिल के साल भर बाद किराने के बिल का भी भुगतान हो जाता है। इसी पुल की आशा के कारण मैं चांद पे नहीं गया। डर था, इधर मैं चांद पे जाता, उधर कोई दुश्मन इसे अपने नाम कर लेता। यो चांद मुझे पसंद नहीं है, चमचे अच्छे नहीं लगते। फिर चांद तो उपचमचा है, सूर्य का चमचा नहीं, सूर्य की चमची पृथ्वी। जैसे सूर्य मुख्यमंत्री हो और पृथ्वी धारिणी देवी विधायिका, और धारिणी देवी विधायिका के चक्कर लगाने वाला ये मंडलेश्वर चांद। फिर उधार की रोशनी वाले भी मुझे पसंद नहीं है। चांद उधारी की रोशनी से चमकता है। बहुत सी हस्तियाँ मात्र रिफ्लेक्टर होती है। इधर एक कुलपति थे तो कुछ ग्रह चमकते थे, दूसरे कुलपति आ गए तो दूसरे ग्रह चमकने लगे। पोल बड़ों बड़ों की रोशनी ही की खुल रही है। किसी दिन शायद विज्ञान बताए कि ये सूर्य भी उधार की रोशनी वाला है। यो राजनीति में लोग कहते ही है कि सब दूसरे की रोशनी से चमक रहे हैं। इधर इस पुल पर अपना नाम करा लूँ तो फुर्सत पाकर अगली ट्रिप में चांद पर जाऊंगा। मुझे उस झूठ को नष्ट करना है जो आर्मस्ट्रॉन्ग वहाँ छोड़ आए हैं। आदमी दूसरे ग्रह पर जाएगा तो भी झूठ साथ ले जाएगा। ये लोग वहाँ मानवता कल्याण, मानव कल्याण वगैरह वगैरह के संदेश छोड़ आए हैं। ये चीज़ें अपनी दुनिया का सच्चा प्रतिनिधित्व नहीं करती। मैं अपने साथ एक एटम बम और जहरीली गैस की शीशी ले जाऊंगा। मैं हिरोशिमा में उन कुछ लोगों के चित्र भी ले जाऊंगा जो विकलांग तथा कोढ़ी हो गए हैं। साथ ही विश्व न्यायालय के सामने दिया गया एक एफिडेविट ले जाऊंगा जिसमें लिखा होगा, मैं हल्फिया कहता हूँ कि मैं मनुष्य जाति का हूँ, मेरा भरोसा नहीं किया जा सकता। पृथ्वी की तरफ से ये चीज़ें मैं चांद पे छोड़ आऊँगा। देख रहा हूँ दुनिया के सयाने नेता भी चांद के मामले में प्रेमियों की तरह है, बहुत भावुक हो उठते हैं। प्रेमी प्रेमिका से कहता है, मैं तुझे तारों का हार पहनाऊंगा। ये नेता भी भावुकता से कहते फिरते हैं, मनुष्य की महान विजय, मनुष्य चांद पर पहुंच गया, अब मानवता का कल्याण होगा, संपूर्ण मानव जाति एक है, शांति और समृद्धि। ये सब युवा प्रेमी का प्रलाप है। पूछता हूँ, चंद्र विजय से अरब इजराइल युद्ध कैसे खत्म होगा? मानव जाति की चंद्र विजय के बाद ही फ्रांस की फ्रैंक का 8वीं बार अवमूल्यन क्यों करना पड़ा? और निग्रो किशोर किशोरी के तारों का हार पहनाने का सदियों से वादा कर रहा है। दुनिया के नेता उसी की भावुक झूठी नकल आखिर क्यों कर रहे हैं? दुनिया क्या तुम्हारी प्रेमिका है जो उसे तारों का हार पहना रहे हो? धन्यवाद दोस्तों। आपको कहानी कैसे लगी ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और साहित्य मोड़ इस YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा ताकि आपको इसी तरह अच्छी से अच्छी कहानियाँ सुनने को मिले। धन्यवाद।